जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो यही मांग करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। दुर्भाग्य बस कहिए संजय, सौभाग्य बस कहिए कि 2014 में वही मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन करके आ गए। ये भूल जाते हैं कि हमने दिया, अनुदान नहीं दिए, हमारे पाँव में छाले पड़ गए। हम जबरदस्त दिल्ली पहुंचे, 3 दिन दिल्ली में रहे। मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि मैं हूं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संसदीय क्षेत्र लखनऊ से मेरे यहाँ मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी विद्यालय नहीं। और अगर मोदी की गवर्नमेंट आती है तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन जो तेजी से बढ़ा है वो शायद पूरी तरीके से बढ़ेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बनते हैं 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग है और पता चला आप यहाँ कर रहे हो तो 10-12 हज़ार से स्टार्टिंग है प्राइवेट में। इतना बड़ा अंतर है। वाई नॉट से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको 2 जगह से चुनाव, अगर इनको ये अपना परिवार मानते हैं अमेठी को, वाई नॉट से लड़ने की क्या जरूरत पड़ी। शायद आज़ादी के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक देश में 750 किसान जो है अपने को शहीद हो गए, शहीद हुए, मरे नहीं। हिंदी साहित्य में एक महाकाव्य पढ़ाया जाता है और उस महाकाव्य का नाम है पद्मावत। पद्मावत को लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान है अमेठी, जायस। लेकिन जब आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाने जाते हैं, आपको राजनीति पढ़ानी होती है तो आप पढ़ाते हैं अमेठी और रायबरेली। और उसकी वजह सिर्फ एक, क्योंकि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है। अमेठी में किला ध्वस्त हो चुका है 2019 में, रायबरेली का किला बरकरार है। लेकिन क्या अमेठी अपना इतिहास दोहराएगी या फिर अमेठी 2019 की तरह ही 2024 में भी वही कमल खिलाएगी? इसी को जानने और समझने की कोशिश करने के लिए हम आ गए हैं अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज। तो चलिए लोगों से जानते हैं, समझते हैं कि इस वक्त अमेठी का माहौल क्या है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से एक वीवीआईपी सीट अमेठी भी है जो उत्तर प्रदेश में है। और अमेठी की चर्चा सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि राहुल गांधी यहां से छोड़ करके रायबरेली चुनाव लड़ने चले गए हैं और यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो लगातार 40 साल से करीब काम देख रहे थे के एल शर्मा, वो प्रत्याशी हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ से स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों के अंतर से हराया था। और राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने की सबसे बड़ी वजह यही वोट का अंतर बताया जा रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी के मुख्यालय में गौरीगंज में और यहाँ पे लोगों से ज़रा जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अमेठी में पिछले 5 साल में बदला है और क्या अमेठी में इस बार बदलने जा रहा है। चाचा जी, जय किसान आंदोलन का आपने कैप पहन रखी है। मैं कार्यकर्ता हूं जय किसान आंदोलन का। जय किसान आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, इसका मतलब आप ये हैं कि आप योगेंद्र यादव जी के, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं। ठीक है वो, हाँ। योगेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से? नहीं जुड़े हुए हैं, गलत है। देखिए, मैं तो योगेंद्र यादव से मिल के आया हूं। आपको लगता है? सुन लीजिए, मैं योगेंद्र यादव जी से मिल के आया हूँ। यही अमेठी में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी, जी हाँ, मैं मौजूद था। मैंने योगेंद्र यादव से सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हाँ हम हैं अभी फिलहाल कांग्रेस में नहीं है। ये बात गलत है। कांग्रेस का जो इवेंट है, देखिए देश में भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टी, कोई अछूत नहीं है। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करेगा, नागरिक को उसके साथ रहना चाहिए। हम लोगों ने ही तो भाजपा को 2014 में जो है सरकार में लाया था, देश का नागरिक ही तो लाया था। तो योगेंद्र यादव कांग्रेस में है, ये बात बिल्कुल गलत है। सच ये है कि योगेंद्र यादव के पास अपनी एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम स्वराज इंडिया है और उन्होंने फिलहाल 2024 तक अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियों को सस्पेंड करके रखा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है वो हमारे संविधान के लिए, हमारी सभ्यता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। आप तो चूँकि बुजुर्गवार हैं, संविधान पे खतरा कैसे है, जरा मैं इसको ठीक ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ईडी? सुन लीजिए, इसलिए कि अब तक संविधान में करीब करीब 120 संशोधन हो चुके हैं, एक आध और संशोधन हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? संशोधन 100 हो जाएं, लोकतांत्रिक तरीके से हों। अभी कितने विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया? भारत के इतिहास में क्या है? ईडी क्या कर रही है? ईडी भ्रष्टाचारियों के यहाँ छापा डालती है, उनको जेल भेजना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, उनसे पॉलिटिकल बॉन्ड का चंदा लेकर और उनको भाजपा में शामिल करना चाहिए। अशोक चव्हाण ने क्या किया? छगन भुजबल का क्या मामला है?
लेकिन एक चीज़ बताइए, आप लोगों के साथ यही तो संकट है। अशोक चौहान क्या है, आप बताइए जरा मुझे, तो मैं फिर पूछूंगा। हमको तो भाजपा की तरफ से बताया गया, जो हमने अखबार में पढ़ा, महाभ्रष्ट मंत्री है। और ठीक है कि उन्होंने आदर्श सोसाइटी का स्कैम किया था, जो कारगिल में शहीदों के लिए जो घर बने थे राइट। उसमें स्कैम किया। हाँ। ठीक, ये अशोक चौहान के ऊपर आरोप है। तो जब तक अशोक चौहान कांग्रेस में थे, कांग्रेस उस आरोप को डिफेंड कर रही थी। हम कांग्रेस की बात क्यों करेंगे? मैं एक बात कह रहा हूं। भाजपा सरकार में इसलिए आई कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में घूम घूम कर वादा किया था कि हम देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और जितने पॉलिटिकल भ्रष्टाचारी हैं, मतलब सांसद और विधायक, 1 साल के अंदर इन फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इनको जेल में डालेंगे। अब इन्होंने क्या कि सबको भाजपा में डाल लिया, मतलब जेल का उन्होंने नया एक विकल्प तैयार कर दिया, वो है भाजपा। तो भाजपा पाप मोचनी हो गई। हम नागरिक ठगे गए, हमने भाजपा पर विश्वास किया, हम ठगे गए। ये है करेक्टर। ईडी क्या कर रही है सारी दुनिया जानती है। पॉलिटिकल बॉन्ड, जब से पॉलिटिकल बॉन्ड बना, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड जब से बना, इलेक्टोरल बॉन्ड जब से बना, तब से उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था और कोर्ट में दरख्वास्तें गई, खारिज हुई। लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हुआ, क्योंकि गैर कानूनी चोरी का चंदा लेने का भाजपा ने कानून बना दिया। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, चूंकि आपसे बात हो रही है और नेशनल इश्यूज पर बात हो रही है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कम से कम चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को जब खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये तो पता चल गया कि किसको कितना चंदा मिला है। लेकिन इससे पहले तो पता ही नहीं चलता था ना कि किसको कितना क्या चंदा बात मिला करते हैं आप? 2014 से 14 तक कांग्रेस 2014 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय मेरा राजनीतिक अनुभव सिर्फ 2 वर्ष का था। लेकिन हमारे पास ये लिस्ट थी कि किन पार्टियों ने, महेंद्रा ने, फलाने ने, धमाके ने भाजपा को कितना चंदा दिया, कांग्रेस को कितना दिया, सपा को कितना, ये मेरे ध्यान में है। अब चूंकि बड़ी लंबी बात हो गई, रिकॉर्ड सब कुछ था। वो तो चुनाव आयोग को दी गई जानकारी भाई, में था। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर भाजपा ने हमसे 2014 में वोट मांगा था, जवाबदेही के नाम पर हमसे वोट मांगा था, चाइना को लाल आंख दिखाने के नाम पर हमसे वोट मांगा था। और आज हमको क्या बता रहे हैं? आज हमको ये बता रहे हैं कि तुमको आवास दे दिया, तुमको 5 किलो राशन दे दिया, और अगर हमको नहीं बनाओगे तो तुम्हारी भैंस खोल ले जाएगी दूसरी पार्टी। तुम्हारा 10 बीघा खेत है तो 5 बीघा खेत ले लेगी, वो मुसलमान को दे देगी। तुम्हारा जेवर घर में स्कैनिंग करेगी। अरे ये प्रधानमंत्री की भाषा है? अरे गांव में लड़ने वाले गंवार आदमी भी ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़ते भाई साहब। चलिए, आप तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए आप भी हैं। जी जी। क्या है इश्यूज? किसानों के आंदोलन हम 3 बड़े देख चुके हैं। दिल्ली का बॉर्डर पे भी हम लोगों ने किसानों आंदोलन को देख लिया, फिर हरियाणा में भी हमने किसान आंदोलन देख लिया, हरियाणा पंजाब में भी किसान आंदोलन फिलवक्त थमा हुआ है। किसानों की जो पूरी मांगे हैं वो दुनिया को पता है। कैसे लड़ पाएंगे आप लोग लड़ाई ये वाली? देखें, इस आंदोलन से एक लाभ जरूर हुआ है हमारे देश में कि जो किसान संगठन सुसुप्ता की अवस्था में जा रहे थे, उनको हम लोगों ने जगाकर और एक मंच पर लाने का काम किया। क्योंकि भाजपा सरकार के विरोधी हम लोग इसलिए हैं कि यह लोकतंत्र और संविधान की बात करती है। लेकिन आप बताइए मित्र कि यदि लोकतंत्र में विपक्ष ही ना हो तो फिर ये कैसा लोकतंत्र? लोकतंत्र में दोनों धुरियाँ होती हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो सबसे पहले ये गलत नियत से गलत नीति पे चल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, 543 की लोकसभा है तो 10% का होना चाहिए विपक्ष के लिए, तो 54 सांसद होने चाहिए। कांग्रेस के पास 43-44 सांसद ही है, विपक्ष तो ऐसा ही नहीं है। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की गलती ये है कि ये जहां भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर ये सरकार सत्ता में भाजपा आई और मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, और ये कर क्या रहे हैं? ये संवैधानिक पदों का गलत दुरुपयोग इस्तेमाल करके और केवल अपने विपक्षियों को या आज के समय में जो इनसे सवाल पूछ रहा है, फिर ये चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो या कोई आम मतदाता हो, आज भाजपा से डरे हुए हैं लोग, क्योंकि इन्होंने आतंक कायम कर दिया है। किसी को ईडी के माध्यम से, किसी को थाना प्रशासन के माध्यम से, कहीं न कहीं ये टॉर्चर करते रही और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करते हुए अपने पॉलिटिकल इशू को इस्तेमाल
करने के लिए इन्होंने। डरे हुए तो वही लोग हैं ना जिन्होंने कुछ न कुछ गलती की है, जैसे आप हैं, आप खुल के विरोध कर रहे हैं ना, क्यों विरोध कर पा रहे हैं? नहीं तो सवाल ये है कि ठीक है, हम कह रहे हैं गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, उसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन क्या यह जरूरी है कि जिनको आपने अभी तक दोषी और गलत करार देते रहा और वो आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपके मंच आप साझा कर रहे हैं, आप उनके लिए चुनाव, आपके साथ बलात्कारी खड़े हो रहे हैं, आपके साथ किसानों को कुचलने वाले खड़े हो रहे हैं, फिर यह कैसा न्याय और कैसी सरकार है और कैसे हम समझें कि ये किसान और मजदूरों के हित में काम करने वाली हम सरकार बना रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये किसानों को धोखा देने, छल करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी जो मंच से भाषण देते हैं ठीक उसके विपरीत काम करते हैं। और आज स्थिति यह है कि 10 साल के शासन के बाद इन्होंने जनता को 2000 रुपये और 5 किलो राशन पर लाकर खड़ा कर दिया और आज उसको भी ये बता पाने की स्थिति में नहीं है मंच से। चलिए चाचा, आप तो उम्रदराज हैं थोड़े, आपने बहुत सारा लंबा अनुभव देखा होगा, बहुत सारी राजनीति भी देखी होगी। अमेठी में हम हैं इस वक्त, क्या है यहाँ का माहौल, क्या है तासीर अमेठी की? जरा राजनीति देखिए, मैं माहौल पर चर्चा नहीं करूँगा। माहौल तो आप लोग देखेंगे क्या है। हाँ हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के ही हैं। ठीक है। मेरा संगठन है उत्तर प्रदेश किसान सभा, आप सुने होंगे। हाँ हाँ उत्तर प्रदेश किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, हाँ। जिसके नेता अशोक धावले जी हैं। हाँ, ठीक है। आप जानते हैं, अशोक धावले महाराष्ट्र वाले। यस। हाँ, हाँ, मैं समझ और गया। हरनान मोल्ला, इनका हाँ, सबका नाम हरनान सुने। मोल्ला है, मैं जी जानता हाँ, हूँ, बातचीत है उन लोगों से। यस। तो हम उस घटक के व्यक्ति हैं। अमेठी में संयुक्त किसान मोर्चा, अमेठी क्या पूरे देश में ये ऐलान किया है, क्योंकि 5 साल से लगातार संयुक्त किसान मोर्चा सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो किसान और मजदूर विरोधी है, लड़ रही है। अब सवाल यह है कि अमेठी लोकसभा का चुनाव आ गया या पूरे देश के लोकसभा का चुनाव आ गया। हमने 14 मार्च 2024 को रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि ये किसान विरोधी सरकार लोकतंत्र में वोट से ही इधर मानेगी। भाई, बंदूक और उससे परिवर्तन नहीं होता। ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है कि बदलाव बंदूक और तलवार से नहीं होता है, विचारों में बदलाव आने से होता है। और उन विचारों में बदलाव लाने के लिए हमने एक बढ़िया सा पर्चा निकाला है संयुक्त किसान मोर्चा ने, और उस पर्चे को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं कि वोट देने के पहले आप ये समझ लीजिए कि आज इन 10 सालों में हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया, मैंने आपका पर्चा भी देखा। फिर इसको भारतीय जनता पार्टी क्यों न कहे कि संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करता है, कांग्रेस का समर्थक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप जिसकी डिमांड कर रहे हैं, बेसिक डिमांड स्वामीनाथन आयोग कमेटी की सिफारिशों की डिमांड कर रहे हैं, वो 2007 में कांग्रेस के वक्त हो गया था। 7 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप लोगों ने कभी डिमांड नहीं की। अब फिर आप जी नहीं, वो गलत। अगर आपको ये मालूम है कि 2007 में स्वामीनाथन आयोग बना, स्वामीनाथन आयोग 2007 में बना होगा, लेकिन उसकी सिफारिश जो आई, यही माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो यही मांग करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। ठीक है, मैं मानता हूं। ये कब आया? 2013 में। 2013 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आई थी और 2013 में ही भाषण शुरू हो गया। दुर्भाग्यवश कहिए, संजय सौभाग्यवश कहिए कि 2014 में वही मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनकर के आ गए और 2014 से लेकर और इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। ये और हमने 2019 तक इंतजार किया, 2018 तक, ध्यान दीजिएगा, याद है 2018 तक हमने उसका इंतजार किया। सितंबर 2018 में देश के महापड़ाव हुआ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, सारे देश के किसानों का 3 दिन का महापड़ाव हुआ था, याद है? नंगे पांव चले थे जो लोग। यस, और हमने महापड़ाव किया। आज तब ये घबराए 2018 में, और इन्होंने किसानों को लुभाने के लिए, जो अभी हमारे साथी कुछ लोग कह रहे थे, लुभाने के लिए इन्होंने किसान सम्मान निधि नाम की एक योजना ला करके 2018 के संघर्ष का परिणाम है। और मार्च 18 में घोषणा किया कि हम मार्च 19 में घोषणा किया कि हम किसानों को 2000 सम्मान निधि देंगे। लड़ाई क्यों लड़ा? ये भूल जाते हैं कि हमने दिया, अनुदान नहीं दिए, हमारे पाँव में छाले पड़ गए।
हम जबरदस्त दिल्ली पहुंचे, 3 दिन दिल्ली में रहे, तब जाकर के उन्होंने उसी समय 2-3 चीज़ें घोषणा हुई। किसानों के लिए सम्मान निधि, आंगनबाड़ी का मानदेय कुछ बढ़ा था उसी के थोड़े दिन के बाद, उसी 18 में ही। इसके बाद ना तो आंगनबाड़ी पर चर्चा हुई, ना मिड डे मील वर्कर पर चर्चा हुई, ना आपके आशा वर्कर पर चर्चा हुई, ये सब। और 19 में घोषणा हो गई। हम 20 में इन्होंने लोकतांत्रिक, जो भी आपने कहा संविधान की बात करते हैं, आप मेरे अनुभव को सुनना चाहते हैं तो सुनिए पूरी। बताइए ना। 2020 में या 19 में ही समझिए, 20 में इन्होंने बिना संसद में चर्चा किए कृषि कानून ला करके पास कर दिया। कोरोना काल लगा हुआ था, उसका जबरदस्त फायदा ले लिया, लेकिन जनता संसद में आपने विरोध किया, वापस यस हो गया। नहीं ऐसे आसानी से हो गया। नहीं, आप लोगों का संघर्ष लंबा रहा। शायद आज़ादी के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक देश में 750 किसान जो है अपने को शहीद हुए, मरे नहीं, जबरदस्ती मर गए वहां पर जाकर के दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे हम लोग थे, मौजूद थे उसमें। यस सर, 750 किसान, हमारी यही तो मांग थी, आप उनको शहीद का दर्जा दे दीजिए। आप देश के काले, ये इतिहास में आप भी जानते हैं, पत्रकार मीडिया के लोग हैं, देश में पहली बार संसद के अंदर पास हुआ कानून और एक भारत का प्रधानमंत्री संसद के अंदर जाकर के वापस लेता है। ऐसा कोई कानून हुआ है कभी नहीं हुआ देश के अंदर। पहली बार झुकाया तो था आप लोगों ने, पहली बार हुआ। इसके बाद इन्होंने लिखित वादा किया, क्यों हुआ? मजबूरी में किया, जो झूठी सरकार। इन्होंने वादा किया, हम आपकी एमएसपी का कानून बनाएंगे, हम शहीदों को मुआवजा देंगे, हम आपका जो मांगे हैं ये मानेंगे सब। लेकिन क्या हुआ? 21 का जो 22 का चुनाव आ गया, उसी के डर से मांगे, और 22 के चुनाव में विधानसभाओं के जब चुनाव हो गए, इसके बाद आज तक नहीं माने। अभी पंजाब और हरियाणा में हम लड़ते रहे। चलिए जरा और लोगों से बात करते हैं। चाचा कहाँ के हैं? हैं? बात कर ली हैं। हाँ, अच्छा, आप लोग किसान सभा वाले ही हैं? कहाँ के हैं सर आप? यहीं के हैं, अमेठी के ही हैं? क्या है यहाँ का चुनाव का माहौल? चुनाव ये है कि लोगों को दिक्कत इसलिए है बीजेपी से हाँ, कि गुंडा राज खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। हाँ। गुंडा राज खत्म होने से कमाई खत्म हो गई है। तो वो तो कुछ लोगों की कमाई खत्म होगी ना? नहीं, सबकी खत्म हो गई है। हाँ। अगर एटीएम मशीनें तक यहाँ उखाड़ ली जाती थी पिछली सरकारों में, नहीं बताए कोई जो है, किराए तक लोग यहाँ नहीं देते थे, तो गरीबों को मदद दी जा रही बीजेपी द्वारा। अब दिक्कत उनको है जिनको गुंडा राज कायम करना है, और स्मृति ईरानी यहाँ जीत रही, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग जहाँ बैठे हैं ये गौरीगंज का स्टेशन है ना, और अमेठी जिला बनने के बाद से गौरीगंज ही मुख्यालय हो गया। और अमेठी की पहचान ही अब एक तरीके से कहिए कि अमेठी कहिए, गौरीगंज कहिए, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गया है। लेकिन क्या अमेठी और गांधी परिवार एक दूसरे में मिक्स हो गया है कि नहीं हो पाया है? कभी नहीं हुआ। क्योंकि जैसे क्लेम किया जाता है ना नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ है। महोदय, मैं आपको यहाँ के, हमारी तो कई पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ पे, और मेरी भी उम्र 38 वर्ष की है। मैंने यहाँ की हकीकत से मैं रूबरू हूँ। राजीव गांधी से लेकर के आज तक, पिछले 2014 के पहले तक सरकार केंद्र में, राज्य में इन्हीं की थी। हमारे अमेठी का वो बुरा हाल कर दिया था। मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि मैं हूँ तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संसदीय क्षेत्र लखनऊ से मेरे यहाँ मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी विद्यालय नहीं। जो भी विद्यालय हमारे यहाँ थे, जैसे 1 डिग्री कॉलेज गौरीगंज, 1 डिग्री कॉलेज अमेठी, वो हमारे महाराज राजा रणंजय सिंह की नेतृत्व में उनकी देन है। ये भी हमारे आदरणीय पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी जी, ये प्राइवेट संस्थान, एक भी हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय नहीं। लोग तो यहाँ कहते हैं कि राजीव गांधी ने तो बहुत दिया है अमेठी को। तो बताएं महोदय, एक विद्यालय, वही नवोदय, उसमें नवोदय में वो भी हर बच्चा तो पढ़ नहीं सकता नवोदय में, एक विद्यालय नवोदय, बाकी कोई विद्यालय नहीं यहाँ पे। मतलब ये है कि अमेठी में कुछ हुआ है, लेकिन एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एजुकेशन, शिक्षा को आप देख लीजिए, सड़क देख लीजिए। आप गौरीगंज से रायबरेली यदि अगर जाते तो आपको 3 घंटा लगता, 3 घंटे। आज आप यहाँ से घड़ी आप देख लीजिए, 40 मिनट के अंदर आप रायबरेली पहुँच जाएंगे, 40 मिनट के अंदर आप प्रतापगढ़ पहुँच जाएंगे, 40 मिनट के अंदर, मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से,
सुल्तानपुर सत्र न्यायालय मैं भी जाता हूं तो 40 से 45 मिनट में मैं पहुंच जाता हूं। लखनऊ की दूरी यहां से मैं अपने बाइक से जाऊं तो मात्र 2 घंटे लगता है। ट्रेन से अगर मैं सफ़र करता था, जब मैं लखनऊ पढ़ता था, तो 6 से 7 घंटे लगते थे। आज मुझे मात्र 2 घंटे लगता है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मुझे सुलभ हो पाया है। लेकिन और लोग स्थानीय स्तर पर स्मृति ईरानी के काम को लेकर के आप कैसे आंकते हैं? आदरणीय दीदी जी जब से आई यहाँ पे, यहाँ के जैसे हमारे ये ओवरब्रिज हुआ, हम लोग लाइन में खड़े हुआ करते थे। ट्रेन जब आएगी चली जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे। जहाँ जहाँ हम लोगों ने दीदी जी से जो भी हमने प्रयास किया, हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं थे, हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करवाई गई, सुनिश्चित करवाई गई। उसके बाद से यहाँ पे डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पाया कि हाँ मुख्यालय बन जाए, एसपी ऑफिस बन जी जाए, जी, डीएम का कार्यालय बन कुछ जाए, नहीं, कुछ नहीं था। यहाँ कुछ भी नहीं था। फायर स्टेशन नहीं था। एक फायर स्टेशन अमेठी में था। आग लग जाए यहाँ जामों में, तब जब तक फायर स्टेशन वहाँ पहुँचे तब तक वहाँ सब खत्म। ये VIP सीट कहा जाने वाले की ये दुर्दशा है। आप सोचिए, शर्म आनी चाहिए कि ये VIP सीट है। वही हाल रायबरेली का, यहाँ भी हारेंगे, रायबरेली भी राहुल जी हार जाएंगे। अच्छा, आप देखते कैसे हैं अमेठी को? चुकी सिर्फ अमेठी की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं ऐसे एकदम ही छोड़ दे, चलिए कोई बात नहीं। कैसे देखते हैं आप लोग VIP सीट को अपनी? हमारे यहाँ भाजपा नंबर 1 पर रहे हमारे हिसाब से। बाकी कांग्रेस और सब तो 1, 2, 3 पर रहे। ऐसे एक दिन यही कांग्रेसी है। नहीं, कांग्रेसी और भाजपा की बात नहीं कर रहा मैं। अमेठी चूंकि एक नेशनल प्रेस्टीज है। हमारे बारे बहुत बढ़िया है। व्यक्ति विशेष स्मृति जी और केंद्र में मोदी जी। हाँ, क्या लगता है आपको? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस ठीक है। इनका दिन में गुरु पर्व में नहीं फर्क आवत ना। बदलाव है। यहाँ के KL शर्मा जीती है, स्मृति ईरानी हरी है। ये लोग तो कह रहे हैं कि कुछ विकास हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है? कुछ ये लोग ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, उन्होंने कुछ नहीं किया है। 5 साल में बहुत कुछ किया है स्मृति ईरानी ने। जब करन आए हैं बेचत का वहाँ है। अरे यार, नान के नहीं तो जान रहे हैं राहुल गांधी, उनका प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का। अब नरेंद्र मोदी को देखे यहाँ करे बात के हुआ जान है क्या? कुछ भी हो, स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी, KL शर्मा जीतेंगे बस। अब राहुल गांधी तो जीत नहीं पाए, कैसे जीतेंगे? एक बार जैसा 19 में लोग परिवर्तन चाह रहे थे, राहुल गांधी को हराए, वही भूल अब नहीं करेंगे दोबारा। अब की KL शर्मा को जिताएंगे। अरे आप KL शर्मा की बात कर रहे हैं। हम अमेठी में घुसे तो पोस्टर लगा था कि लेंगे बदला देंगे खून, भैया बिना अमेठी सुन। अब भैया छोड़ करके अमेठी चले गए। रायबरेली गए कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी जीतेंगे, यहाँ से KL शर्मा भी जीतेंगे। वो ना वहाँ आए हैं ना यहाँ आए हैं, कैसे जीत जाएगा? क्या है, नहीं आए हैं। रायबरेली ईरानी जी देखिए लगातार दौरे कर रही हैं। यहाँ भी सब उनके कार्यकर्ता सब प्रचार कर रहे हैं। नेता कार्यकर्ता में अंतर होता है ना भाई? नहीं, कांग्रेस का प्रचार सब, जिसको वोट देना है जनता सब प्रचार कर रही है, उनका एक तरफा वोट है। हाँ बताइए ना, बताइए। जो भाई साहब कह रहे हैं कि राहुल जी यहीं पड़ोस में हैं, हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी जब यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ी वो हार गई। उसके बाद से आज तक वो बराबर अमेठी को छोड़ा नहीं, और नहीं भी आती है तो कुछ ना कुछ भिजवाती रही हैं। कोरोना काल में हम लोगों के लिए किट आई, सैनिटाइजर आया। हम गांव-गांव जा कर के जनता को, हमारे जो भी परिवार हैं सबको मैं दिया। हमने किट दिया। जो हमारे प्रवासी आए थे मजदूर, उनकी खाने पीने की व्यवस्था सुविधा वो हमारी। प्रवासी मजदूरों पर जाएंगे तो फंस जाएंगे आप। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं। देखिए जब विपत्ति, देखिए महोदय सुनिए, हाँ मैं आपके एक प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, हमारे यहाँ आधुनिक संसाधन कितने हैं? ये देखिए, तो एक अगर उस पे जाएंगे तो वो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जी, कोई मसला नहीं। 140 करोड़ की जनसंख्या भले ही है, लेकिन एक सरकार की जिम्मेदारी तो है ना। अरे जी, एक सरकार की जिम्मेदारी। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। देखिए सिलेंडर लेकर महोदय, अरे महोदय देखिए, सारी व्यवस्थाएं थी। लोगों के अंदर सब्र नहीं, हमारे भी बहुत सारे रिलेशन के फंसे हुए थे, लेकिन वो धैर्य बना। सरकार ने कहा सबको सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे समुचित मिलेंगी। इकट्ठा किसी व्यक्ति को एक दिन के अंदर कोई आफत अगर आ जाती है तो कोई उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता। दीजिए जवाब, कह रहे हैं कितना काम तो हुआ है। जो आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी पूरे 5 साल दौड़ रही हैं। हमारा घर महाराजपुर है, क्रॉसिंग 5 साल में वो पार नहीं हुए हैं। आप दौड़ने की बात कर रहे हैं, और बताइए आप क्या भैया, क्या है? किसी से जवाब इसका ले लीजिए। कुछ नहीं है। हम रायबरेली के रहने वाले। सोनिया गांधी 5 साल झांक तक नहीं आ रही है नामांकन में। जब उनके राहुल गांधी नामांकन करने आए तो वो दिखाई दिया। अभी तक उनकी तबीयत खराब थी, उनका ये किडनी डैमेज थी, लीवर। 5 साल क्यों नहीं आज जनता के बीच में क्यों आना चाहती हैं?
और दिनेश जी आप लोगों के लिए सर्वसुलभ हाँ, हैं? इस बार प्रताप दिनेश सिंह। सिंह जो जीत निकल रहे हैं वहाँ से, राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं वहाँ से रायबरेली राहुल से। गांधी को चुनाव हरा देगी जी, रायबरेली? जी, जी। अरे वो गांधी परिवार का गढ़ था भाई। तो जनता है, हम मतदान करेंगे, वही तो जीतेगा। गांधी परिवार से क्या होता हैं? है? क्या कह रहे? हम भाई फिर टैजे भाजपा का नाम ले ओके ठीक है। भाई हम आपको बता दें, राहुल गांधी यहाँ सांसद थे। सांसद निधि जिसकी ये दुर्दशा ऐसी अमेठी की, जिसकी सांसद निधि यहाँ से वापस चली जाए, उसको कितना बड़ा प्रेम होगा। वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको 2 जगह से चुनाव, अगर इनको ये अपना परिवार मानते हैं अमेठी को, वायनाड से लड़ने की क्या जरूरत देखिए पड़ी। ऐसा कहेंगे तो 2014 में नरेंद्र मोदी भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। 2 जगह चुनाव लड़े, लेकिन इनका स्टेटमेंट था कि यदि अगर मैं यहाँ से जीत भी जाता हूँ तो वायनाड में नहीं छोड़ूंगा। तो कहाँ का प्रेम। अब जैसे कि अगर रोजगार के मुद्दे को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस पे ज़्यादा लोग जोड़ देंगे। और कांग्रेस ने जितने प्रोमिसेस किए हैं रोजगार हाँ को कि लेकर जैसे के, कि 1 लाख उसमें कहा है कि 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसी देंगे। और अगर मोदी की गवर्नमेंट आती है तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन जो तेजी बढ़ा है वो शायद पूरी तरीके से बढ़ेगी, जो संभावना है। लेकिन रोजगार दोनों में है, दोनों में ये है कि वहाँ पे कम पैसे में लोग ज़्यादा काम करेंगे, यहाँ पे कम काम करेंगे। और जो अगर स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाए तो भाई लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तो हो सकता है कांग्रेस के खिलाफ वो मतलब उनके कांग्रेस के रूप में कांग्रेस के ज़्यादा साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ तैयारी जाएंगे। करने वाले लोग। हाँ, क्या अब- उम्मीद है कि वैकेंसी निकलेगी कांग्रेस की गवर्नमेंट में? हाँ निकल सकती है, निकलेगी, श्योर है। और भाजपा सरकार में गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकली अगर भाजपा की गवर्नमेंट आएगी तो भाई प्राइवेट में बहुत ज़्यादा नौकरियाँ निकलेंगे। और प्राइवेट में नौकरी तो फिर बिल्कुल कोई करना, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं आप लोग, ये बताइए ना जरा हमको। सरकारी नौकरी अब में देखिए पेंशन वाला तो काम बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल गया मैं है। बता रहा हूँ। हाँ। प्राइवेट नौकरी में एक तो छुट्टी बहुत कम मिलती है, ऐसा सरकारी कुछ बिल्कुल मिलती ही बहुत, मतलब कि होता है 2-3 दिन बस ज़्यादा, और काम का दबाव रहता है, हाँ अपना टारगेट कंप्लीट करो। गवर्नमेंट पे इस तरीके से टारगेट ज़्यादा बेस नहीं रहता है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हाँ। भाई आप काम जितना कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पे किया जाएगा, आपकी क्वालिटी चेक होती रहेगी। और- भाई आप एक टीचर है मान लीजिए जो जी, 25 साल से बिल्कुल, पढ़ा रहा है, बिल्कुल। उस समय कंप्यूटर का जमाना नहीं और था। भाई सैलरी में अच्छा- बहुत अंतर है, गवर्नमेंट में सैलरी अच्छी खासी है, वहीं आप बीटेक उटेक करके जाइए गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बनते हैं 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग है, और पता चला आप यहाँ कर रहे हो तो 10-12 हज़ार से स्टार्टिंग है प्राइवेट में, इतना बड़ा अंतर है। तो लोग इसीलिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी उस तरह से नहीं है, कब आपकी जॉब चली जाए तो प्राइवेट वाले तो ये भी कहते हैं ना कि भाई ठीक है कि शुरुआत से कम है लेकिन जी। बाद में जाकर के उनकी हाँ, वो इसमें- अनलिमिटेड भी हो जाती है, और गवर्नमेंट का तो एक फिक्स ही है कि इतनी पे भी रहेगी आपकी। लेकिन ये है कि सर उसमें आप ज़्यादा लाभ नहीं दे पा रहे हैं, मतलब एक लिमिट है आपकी नौकरी की, मतलब आप ये है कि सर इतनी एज में करना है, उसके बाद पेंशन वेंशन नहीं मिलना है, कहीं कुछ नहीं मिलना है। तो आप प्राइवेट सरकारी में भी नहीं मिलना है अब तो। सरकारी खत्म हो गया है। में सरकारी में कुछ तो मिलेगा कि हाँ, एक तो आराम की नौकरी रहती है, पेंशन टाइमिंग स्कीम आ रहती गई है। जी जी, लेकिन अभी नहीं दे रहा, मैं खुद अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे। कि आपके यहाँ तो दोनों तरफ के लोग आते होंगे ना? हाँ, यहाँ पे दोनों तो तरफ सब से लोग आते हैं। हाँ, सपोर्ट दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन आप अमेठी के ही है ना रहने हाँ, वाले? मैं ठीक है। आपने तो लंबा देखा होगा, राजीव गांधी को भी देखा होगा हाँ, आपने, राजीव गांधी फिर हाँ। उनको भी, सोनिया गांधी को देखा, फिर बिल्कुल राहुल देखा। गांधी को देखा, हाँ, बिल्कुल। स्मृति ईरानी को भी देख लिया। बिल्कुल देख कौन लिया। बेहतर लगता है अमेठी के लिहाज से? अब बेहतर तो अब इस वक्त भाजपा है। हाँ क्योंकि केंद्र में सरकार है और यहाँ भी आ गई है तो हाँ, काम कुछ कर काम रहे- हुआ है। हाँ, काम कर रही, क्यों नहीं काम कर कर रही। रही हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ये भी तो है ना कि गांधी परिवार का गढ़ खत्म हो गया है अब ये। गर्ज तो पहले से खत्म हो गया, कई साल हो 2019 गया। में। हाँ, 19 से खत्म हो गया। अब जब वो लोग आते नहीं, कुछ करते नहीं, तो क्या बताएं। तो इस वक्त तो इसी है, लेकिन दोनों पार्टियां बराबर पर चल रही हैं। अब किसकी किस्मत है, क्या निकल जाए, तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। 4 जून को पता चले। तो आपने अमेठी के लोगों की पूरी बात सुनी, जिसमें कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चूंकि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार है तो अमेठी में विकास के जितने काम हुए हैं वो स्मृति ईरानी की देन है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये गांधी परिवार का गढ़ है। भले ही 2019 में उनसे गलती हुई, लेकिन 2024 में वो गलती नहीं दोहराएंगे। और अमेठी रायबरेली आकर के ही आपको ये लगता है कि आखिर अमेठी को या रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ क्यों कहा जाता है। यहाँ के लोगों से जानिए, समझिए, तो वो बातें समझ में आती हैं कि चाहे वो राजीव गांधी हों अमेठी के लिए, उसके बाद राहुल गांधी हों, किसी ने भी यहाँ पे काम किया है और वो उनके स्मृतियों में है। 2019 की वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। बाकी नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे और 4 जून की दोपहर ही ये तय करेगी कि अमेठी में क्या कांग्रेस का किला बचा है या वाकई वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।